और आज मेरे साथ बढ़िया और कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स के हिंदी डब में लीड रोल्स किए हैं। इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में आर्थर शेल्बी का रोल किया है, इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में पॉली ग्रे का रोल किया है और इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में लीड रोल थॉमस शेल्बी का रोल किया है। बहुत ही मतलब तीनों ने इतना बढ़िया तरीके से इस चीज़ को डब किया है। हाउ डिड यू एंड अप डूइंग दिस कैरेक्टर थॉमस शेल्बी? पीकी ब्लाइंडर्स के लिए कॉल आया कि एक ऑडिशन चाहिए आपका। मुझे लगा शायद किसी कैरेक्टर के लिए ले रहे होंगे तो सिलियन मर्फी। पिछले 10-15 साल में क्या कुछ चेंज हुआ है वॉइसिंग में या डबिंग में? द वे movies and series are dubbed, but it's better में या खराब हुए? With the emergence of all the foreign OTTs, Amazon, Netflix and many others, avenues बहुत सारे खुल गए। And आपने बजट का पूछा? Next question please. AI मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से मतलब आ चुका है। कितना इफेक्ट हुआ है आप लोगों का काम, या कितना इफेक्ट हो सकता है आप लोगों का काम इससे? AI is running very fast. हमारे लिए ये काम है कि हम अपना बार इतना हाई रेस करें कि मशीन को एक बार उनको और थोड़ा तकलीफ हो वहां तक पहुंचने के लिए। ये हम पे है। हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ। स्टोरी क्या है? इसे पूछिए कल रात कहाँ था? बोलिए जनाब, कहाँ थे कल? आपको अगर मेरे दोस्तों के घर पे कॉल करके पूछना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी भी उनसे पूछ लीजिए। फिर कुछ करके आए हो तो बता दो। बोलो बोलो, हम तुम्हारे माँ बाप ही हैं। हाँ, मैं करके आया हूँ, मैं ड्रिंक करके आया हूँ। हाँ, मुझे पता ही था, ये है ही बेवड़ा। हेलो एंड वेलकम टू द मिक्स रूम पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ बहुत ही बढ़िया और कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में लीड रोल्स किए हैं, मतलब पीकी ब्लाइंडर्स के हिंदी डब में लीड रोल्स किए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि ये पीकी ब्लाइंडर्स डबिंग कैसे हुई और थोड़ा उनके बारे में कि वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ शैलेंद्र पटेल जी को। ही इज़ अ वंडरफुल वॉइस आर्टिस्ट, मेजरली कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स करते रहे हैं और ऑल्सो डबिंग आजकल बहुत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में आर्थर शेल्बी का रोल किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है इस चीज़ को। सेकेंडली आई वांट टू इंट्रोड्यूस साबरी याग्निक। इनको बहुत लोग बोलते हैं निरूपा रॉय ऑफ द डबिंग इंडस्ट्री। और वो इसलिए क्योंकि हर आर्टिस्ट या हर जो हीरो होता है ना, उसका माँ का रोल जनरली इन्हीं को जाता है और ऑब्वियसली बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है तो बहुत बढ़िया तरीके से करती हैं। तो वेलकम टू मिक्स रूम पॉडकास्ट। और इन्होंने पीकी ब्लाइंडर्स में पॉली ग्रे का रोल किया है, जो कि अगेन बहुत ही सुपर्ब तरीके से किया और बहुत इंटेंस रोल था पहली बात तो, और उन्होंने इतने अच्छे से किया है कि मज़ा आता है देख के स्क्रीन पे हिंदी डब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस सिद्धार्थ अवस्थी। सिद्धार्थ अगेन इज़ अ वेरी वेरी कमाल के मतलब डबिंग आर्टिस्ट हैं और एक्टर हैं, स्क्रीन पे भी आते हैं, कुछ शोज़ करते हैं। और इन्होंने अभी जो पीकी ब्लाइंडर्स में लीड रोल विच इज़ थॉमस शेल्बी का रोल किया है, जो सिलियन मर्फी का रोल है। और अगेन बहुत ही मतलब तीनों ने इतना बढ़िया तरीके से इस चीज़ को डब किया है कि मज़ा आया। मुझे तो पर्सनली देख के पूरा शो इतना मज़ा आया ना, और आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे और इतने यूट्यूब चैनल्स में देख रहा हूँ ना कि वो एडिट्स कर करके वो छोटे छोटे रील्स बना के हिंदी डबिंग के स्पेसिफिकली डाल रहे हैं और लोग पागलों की तरह उस पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बाकायदा कितने अकाउंट्स भी हैं। बिल्कुल, हाँ, अरे जो एडिट वाली रील्स हैं। यस मतलब इट हैज गॉन वायरल, मतलब वो वैसा वो लेवल का आइकॉनिक सीन्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बिल्कुल क्योंकि वो सीरीज उतने ऊंचे लेवल की है तो ऑब्वियसली बिल्कुल। तो फटाफट शुरू करते हैं। शैलेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, और दूसरा आपको पीकी ब्लाइंडर्स एज एन एक्सपीरियंस कैसा लगा डब करके? आई स्टार्टेड माई करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट। इप्टा से मैं जुड़ा हुआ था। उसके बाद मनोज शाह एक आइडियाज अनलिमिटेड, उसके साथ थोड़े प्लेस किए, गुजराती प्लेस वगैरह, हिंदी गुजराती प्लेस कर रहा था। उसके बाद मैंने शुरू किया डबिंग। उसके बाद तो मैं ज़्यादातर करता हूँ कॉर्पोरेट वॉइसेस। तो मेरा वही चलता है, और कॉर्पोरेट वॉइसेस लाइक वो वॉइस आर्टिस्ट
अनसंग हीरोज होते हैं, यानी आपको पता नहीं वो कब काम करते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ज़्यादा उनका काम बहुत कॉन्फिडेंशियल भी होता है और वो इतना बोरिंग भी होता है कि इंस्टा पे डालता भी नहीं कोई, सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिक्शन किए, थोड़े बहुत किए मैंने। लाब्रे चल रहा है अभी, सैम किया है मैंने, जियो हॉटस्टार पे चल रहा है। उसके बाद डेयर डेविल सीजन 3 में है रे नदीम, नाइस कैरेक्टर, वो किया। उसके बाद आया पीकी ब्लाइंडर्स, मैंने किया। इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मैंने ऑडिशन दी थी उसके बाद काफी वक्त के बाद मुझे फोन आया। अच्छा, हाँ, काफी टाइम के बाद मुझे फोन आया था। तो मैंने देखी नहीं थी फ्रैंकली सीरीज मैंने, मगर मुझे पता था कि बहुत बड़ी सीरीज है ये, और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था, मुझे लगा मेरा हुआ नहीं है उस रोल के लिए। देन मुझे फोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। देन इट स्टार्टेड। नाइस नाइस। एंड कैसा रहा, मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हाइल डबिंग इट? बहुत अच्छा रहा, यानी काफ़ी अच्छा था। एक जो सबसे बड़ी चैलेंज थी उसके लिए आर्थर शेल्बी को प्ले करने में था उसका वॉइस। उसकी वॉइस थी वो बहुत ग्रफी थी, यू नो, और हम लोगों ने वो ग्रफी रखी थी। तो ग्रफी वॉइस का प्रॉब्लम ये है कि आपको हर चीज़ में आपको इमोट करने को थोड़ी मुश्किल होती है। सही बात है। अगर वो एक मॉन्स्टर है या ये है वो है, आप चिल्लाना है, आपको फाड़ दूंगा, ये वो कर सकते हो आप, मगर वो हंस भी वैसे ही रहा है, जोक्स क्रैक कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, वो प्यार भी वैसे ही कर रहा है। तो वो बहुत ही मुश्किल हुआ था मेरे लिए, और मुझे लगा था कि शायद मैंने बहुत बड़ी चैलेंज ले ली है। अच्छा। मुझे कभी लगा कि मुझे ये वॉइस नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे अपने वॉइस में डब करना चाहिए था मुझे। अच्छा। तो वो ज़्यादा अच्छा होता, पर मुझे जो रिस्पांस मिला उससे लगा कि नहीं, मेहनत सफल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो रिस्पांस वाज, जो पब्लिक का जो रिस्पांस आया है इस चीज पे, आई थिंक एवरीबॉडी इज डन। वो एक लास्ट का तो वही है कि पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑडियंस को पसंद आए, बस वही है। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर सुपर। सावरी, आप थोड़ा बताइए, हाउ डिड यू लैंड इनटू दिस रोल? अपने बारे में बताइए, क्या क्या करती रही हैं इन द पास्ट आल्सो, एंड हाउ डिड यू एंड अप डूइंग पॉलीग्रे? जी, सो शुरुआत हुई सर 98-99 जब प्लैनेट एम करके एक म्यूजिक स्टोर लॉन्च हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का। राइट। तो शुरुआत आवाज़ से जुड़ने की कहीं ना कहीं वहीं से थी, बिकॉज हमारा एक डीजे कंसोल हुआ करता था। तो कंसोल से हमेशा हम लोग शोज़ अनाउंस करते थे, शोज़ होस्ट करते थे। बट फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में आए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया, लेकिन जब भी मीडिया में भी काम किया, एडवर्टाइजिंग सेल्स में। तो जब वो सेल्स कॉल के लिए जाती थी तो ऑल माई क्लाइंट्स यूज्ड टू से कि इतने सारे लोग बेचने आते हैं, इतनी सारी चीज़ें, पर जब तुम प्रेजेंटेशन देती हो या फ़ोन पर बात भी करती हो ना, तो तुम्हें सुनने का बड़ा मन करता है कि तुम बस बोलती रहो। तो मैंने कहा सर रिलीज़ ऑर्डर भी दे दो वही लेने आए हैं हम। सो फाइनली फिर 2009 में एक क्लाइंट ने कहा कि तुम्हें पता है ऐसे एक डबिंग और वॉइस ओवर का भी एक फील्ड है, तुमने कभी एक्सप्लोर किया है? तो पता चला, एक्सप्लोर किया, सीखी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। एंड करियर की शुरुआत में 2009 से 17 मैंने एक रिनाउंड कोऑर्डिनेटर को मैंने असिस्ट किया। बॉलीवुड की एज अ वॉइस आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर मैंने 200 फिल्में की, सिंगल हैंडेडली कोऑर्डिनेटेड एंड कास्टेड। तो लेकिन बनना तो आर्टिस्ट चाह रही थी। तो 2017 में आई टुक अ कॉल कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। फिर मेहनत करते गए। शुरुआत प्रोसेस जो मैंने लोगों के लिए सजेस्ट किया था कि क्राउड डबिंग करिए, जब मैं इस तरफ आई तो मैंने भी शुरुआत एक्चुअली वहीं से की। आई फॉलो द प्रोसेस एंड पहुंची पॉली ग्रे तक। वो इसलिए भी मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, और कभी अगर मौका मिला तो इंटरनेशनल स्टेज से भी पॉली ग्रे को मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। स्टूडियो जब कास्टिंग कर रहे थे तो मैं पहली और ओनली चॉइस थी क्योंकि ये कैरेक्टर इतना इंटेंस है, ये इतने सारे शेड्स हैं इसमें। तो ये कहूँगी कि आप जितना डबिंग जानते हैं इसमें आपको झोंकना पड़ेगा। सही बात। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था। एंड यस, और मतलब वो सुनाई देता है कि आपने सब कुछ झोंक दिया उस चीज का, और इतने शेड्स, तो कैरेक्टर के भी इतने शेड्स हैं अंदर ही अंदर के, मतलब क्योंकि उसमें कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओनली वॉइस एक्टिंग, लेकिन आपके गले पर आपका कंट्रोल क्या है, आपके हाइज मिड्स लोज आप कितने जानते हैं,
आवाज़ को कहाँ छोड़ना है, आवाज़ को पकड़ना है। एंड वो इतना बेहतरीन कैरेक्टर है, मतलब मैं ये कहूँगी कि ये मैंने करके रख दिया है, इसके ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। वो एक एपिटोम है एज एन आर्टिस्ट। तो मैं इन अ वे धन्य हूँ कि मुझे करने का मौका मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिद्धार्थ, थोड़ा तुम बताओ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कैसे इस फील्ड में आए, क्या जर्नी रही, और कैसे यू लैंडेड अप हैविंग टू डू सिलियन मर्फीज कैरेक्टर? मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड टू हैपन इन बॉम्बे। लाइफ में मतलब इत्तेफाकों के अलावा कुछ नहीं होता। आई बिलीव कि प्लानिंग से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग बाय मिस्टेक कर रहा था, लाइक मोस्ट पीपल। तो I was about to say that. तो थर्ड ईयर तक मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। तो फिर फाइनल ईयर में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं थिएटर ही करूँगा। सो वेर एवरीवन वाज डिसाइडिंग कि मैं पोस्ट ग्रेड करूँगा, जॉब करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सो आई वाज डिसाइडिंग कि मैं थिएटर करूँगा। सो मेरठ में मेरा कॉलेज था, एंड देन इत्तेफाक से मेरे फादर ही इज़ इन एयर फोर्स, आई मीन ही इज़ एक्स एयर फोर्स। तो उनका ट्रांसफ़र उस साल 2014 में दिल्ली आया, और मैं यही चाहता था, क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा ये था कि कैसे करोगे और ये उधर उधर। तो इवेंचुअली वी लैंडेड अप इन दिल्ली, और दिल्ली में फिर मैंने थिएटर शुरू किया, क्षितिज थिएटर ग्रुप नाम है। इस तरह से करते करते 2020 तक मैं थिएटर करता रहा। अच्छा। सो माय प्लानिंग वाज कि मैं बॉम्बे आऊँगा और वही एक्टिंग सिनेमा वगैरह करेंगे। तो टिल दैट टाइम माइंड में ऐसा था नहीं कि वॉइसिंग करनी है या ऐसा कुछ करके, कुछ था नहीं। एंड देन कोविड हैपेंड। तो फिर जब मैं 2021 में बॉम्बे आया, 2-3 महीने में थोड़ा खाली बैठा था, एंड इत्तेफाक से सुमंतो रे सर, जो मैं इनको एक फादर फिगर की तरह लेता हूँ, वो मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड, उनकी वजह से बस मैं कह सकता हूँ बॉम्बे आने के बाद जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई बाय चांस। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ ठीक ठाक है और लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, तुमको करना चाहिए काम। तो उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ में इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ भेज दिया, मुझे कॉन्टैक्ट्स दिए, और धीरे धीरे करके फिर क्राउड वगैरह शुरू किया। करते करते फिर शुरू में मैं ले रहा था कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है तो मेरा निकल जाएगा यार, मैं कर लूँगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे को कुछ ही टाइम में समझ में आ गया, कुछ लोगों ने बोला भाई देखो बेस में फंस मत जाना, अपनी आवाज़ में खो मत जाना। तो इसीलिए मैंने मतलब जो है मुझे समझ में आ गया 2-3 महीने में ही कि नहीं यार, ये सिर्फ अपनी आवाज़ पे नहीं चलेगा, आई हैव टू प्ले कैरेक्टर्स। तो फिर मैंने उस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया। शुरू में इट वाज अबाउट सर्वाइवल, आफ्टर दैट बात सर्वाइवल से आगे निकल गई। मुझे लगा नहीं, अब मैं उसको मतलब एक मीडियोकर तरीके से नहीं कर सकता, मुझे इसको सीखना है और करना है। तो मैंने अभी लगभग आई थिंक 3 साल हो गए करते करते, और मैं जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अभी भी, चाहे वो नए लोग हों या फिर मेरे साथ के लोग हों, मुझे गलती से भी हल्का सा मौका मिल जाता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन कैसे काम कर रहा है या सीनियर है। तो वही जर्नी चालू है अभी। इस बीच जो मेरे को मौका मिला मैं काम कर रहा हूँ। एंड हाउ डिड यू एंड अप डूइंग दिस कैरेक्टर थॉमस शेल्बी? इसमें मेरे पास आया था, पीकी ब्लाइंडर्स के लिए कॉल आया कि एक ऑडिशन चाहिए आपका। तो मैंने कहा ठीक है, पहले पता नहीं था कि पीकी ब्लाइंडर्स है। गया तो देखा, अच्छा पीकी ब्लाइंडर्स का ऑडिशन, मुझे लगा शायद किसी कैरेक्टर के लिए ले रहे होंगे, तो सिलियन मर्फी। तो फिर ऑल्दो मैंने देखा नहीं था, लेकिन मुझे इसका ग्रेविटी पता थी कि कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो मैंने ऑडिशन दिया, और पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा था कि शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि ठीक ठाक मैंने करने की कोशिश की थी और कुछ पॉजिटिव वाइब था। एंड मैं चाहता था कि हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इवेंचुअली वो हो गया, और थोड़ा 15-20 दिन बाद आया, बट वो हो गया। अच्छा, अभी मेरे को क्विकली अगर आप बता सकते हैं, स्टार्टिंग विद यू ओनली, व्हाट वाज योर फेवरेट सीन व्हेन यू वर डबिंग? क्या मतलब कोई एक ऐसा सीन हो या ऐसा कुछ हो जहाँ पे आपको बहुत मजा आया हो ये चीज़ डब करने में? कुछ याद है, कोई सीन याद है? ऐसे तो बहुत सारे सीन थे, क्योंकि बहुत बड़ा उसका कैरेक्टर है। लेकिन एक मुझे सीन याद आ रहा है, नो फाइटिंग ऐसा करके वो जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। तो कैवलरी वाले लोग और ये मतलब इनके बीच में तनातनी चलती रहती है, 36 का आंकड़ा रहता है। तो जब उसके तरफ के लोग आ जाते हैं घर में, तो वो नीचे बेसमेंट में जा करके अपने साथ के लोगों को समझाता है कि देखो कोई पंगा नहीं चाहिए, सो नो फाइटिंग।
तो उसमें क्या होता है ना, वो पूरे उसमें आराम से समझा रहा होता है कि मेरे बारे में फालतू की बातें मत करना, नो फाइटिंग नो फाइटिंग नो फाइटिंग, ऐसा चल रहा होता है। और एंड में जब कोई आता है, उसका कोई सर्वेंट वगैरह आता है जो उसको प्लेस करने जाता है, उसको हल्का सा धक्का लगते ही करना नो फाइटिंग। तो वो जो इंस्टेंटली उसका निकलता है ना कि पहले नो फाइटिंग और खुद ही वो वायलेंस में जा रहा है, तो वो मुझे बहुत उसका जो स्पॉन्टेनिटी थी वो जबरदस्त लगी उसमें, मुझे वो अभी तक याद है। नाइस नाइस। सावरी, आपको कुछ याद है? बिल्कुल, बहुत सारे में से मेरा एक जो फेवरेट है, सबसे पहले तो मैं श्लोक गीते को मैं बिल्कुल याद करना चाहूँगी, थैंक यू कहना चाहूँगी श्लोक। मैं बोलने वाला था मेरा एलिस में पॉली ग्रे तुम्हारे बिना नहीं कर सकती थी प्लीज़। तो एक सीन आता है जब पॉली, एक खासियत हम दोनों की, मेरी और मेरे कैरेक्टर की ये भी है कि हमें ना चीज़ें सेंस हो जाती हैं होने से पहले। तो पॉली को भी ड्रीम्स आते थे उसकी डॉटर के, और कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसका सन भी जिंदा है कहीं पर, क्योंकि उसे उसके सन के ड्रीम्स नहीं आते थे। तो जब वो एक फॉर्चून टेलर के पास जाती हैं एंड वो जो एक पूरा कॉन्वर्जेशन है उसमें एक ही सीन में सबसे पहले तो मैंने कहा कि हम इसको 2-3 बार देख लेते हैं, हम उसको फील करते हैं, उसके बाद हम नो डाउट हम उसको लाइन बाय लाइन हम थोड़े तरीके से किए, बट होने के बाद भी हमने कम से कम 2-3 बार देखा, सुना हमें कि भाई कहीं पर कोई ऊंच नीच तो टोन जंप या कुछ तो नहीं है, क्योंकि वो एक कहा जाए तो आइकॉनिक सीन्स में से एक वो सीन था। That was the scene. Nice, very nice. सुरेंद्र, आपके पास? मैं एक सीन तो नहीं कह पाऊंगा, मगर 2 एपिसोड यानी स्टोरी लाइन में 2 चीज़ें थी आर्थर के। एक तो उसके पिताजी के साथ जो पूरा उसका एपिसोड था, ओके, और लास्ट में उसकी वाइफ जो उसको छोड़ के जा रही है, तब उसको वो कन्विंस करना या उसको डेस्परेटली उसको वापस पाने की जो कोशिश होती है, बिल्कुल। तो वो चीज़ें मेरे लिए दोनों जो पूरी जो वो एपिसोड थे दोनों, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दिखाया एनिमल, एक एनिमल्स है मगर वो बहुत ही फैमिली मैन था। यानी उसको ये था कि उसको पता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, और उसको अपना परिवार चाहिए था। तो जो उसका बाप था उसको, उनको पता है कि उसको चीट करके पहले ही जा चुका था, ओके, और मगर वो जब आता है वापस और लिटरली उसको टोपी पहना के चला जाता है, पैसे वैसे ले के, मगर वो जब जाता है तब उसको स्टेशन पे उसको मिलता है, तब उससे बात करता है। अगर वो चाहता तो उसको वहीं मार डालता, मगर वो ऐसा कुछ करता नहीं है। और सेम वे जब उसकी बीवी छोड़ के चली जाती है उसको, ओके, तब जो जितना डेस्परेट होता है उसको वापस पाने के लिए, तो वो बहुत ही डिफरेंट शेड्स थे मेरे लिए वो करने के लिए। आर्थर जो मुझे लगा कैरेक्टर ऐसा था जिसको मैंने फील किया कि उसका पूरा जर्नी था एज ए कैरेक्टर, यहाँ से शुरू हुआ, धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट हुआ, ये ऊपर गया, पावर है उसके पास, फिर वापस से नीचे आया वो। तो पूरा उसका कैरेक्टर ग्रोथ था, जो पूरा आर्क था। ऐसा नहीं है कि आप एक बंदा है, उसका कोई एक ट्रेट है उसका कि वो मारता है या बहुत ब्रेव है, और पूरे थ्रू आउट द सीरीज वैसा ही है वो, ऐसा नहीं था उसका। तो बहुत अच्छा लगा मुझे प्ले करने में। बहुत बढ़िया। अच्छा गाइस, अभी थोड़ा सा इन जनरल बात करते हैं वॉइसिंग के बारे में। आप लोग तीनों जो हैं वो अपने अपने तरीके से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके आज यहाँ पे बैठे हैं, और काफ़ी सालों से आप इस फील्ड में हैं, काम करते आए हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गाइज हैव। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि लास्ट एक 10-15 सालों में शायद आप उतना मे बी नहीं बोल पाए बिकॉज यू आर स्टिल वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में किस तरीके से चल रहा है वॉइसिंग का। आई वॉन्ट टू नो कि पिछले 10-15 साल में क्या कुछ चेंज हुआ है वॉइसिंग में या डबिंग में? क्या कुछ तरीके, प्रोसेस, द वे movies and series are dubbed, या it could be as simple as budgets better हुए या खराब हुए, वो भी हो सकता है। क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं? साबरी, आपसे चालू करते हैं। जी, मैं कहूँगी कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बिकॉज पहले इनफैक्ट जब मैं एंटर हुई 2009 में, तभी जो फॉरेन OTTs हैं वो नहीं थे उतने,
तो वो जो नॉर्मल हमारी डबिंग होती थी वो सारे होते थे, लेकिन विद द इमर्जेंस ऑफ ऑल द फॉरेन OTTs, Amazon, Netflix एंड मैनी अदर्स, एवेन्यूज़ बहुत सारे खुल गए। मतलब जब थोड़े से लिमिटेड आर्टिस्ट से ही काम चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे जो थोड़े से कहते हैं ना शेल में रहकर या मुझे भी डबिंग करनी है और मैं कभी करूँगा, उन लोगों को बहुत सारे चांसेस मिल गए। बहुत एवेन्यूज़ हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिले, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए जिसने एक्चुअली हमें मोल्ड किया कि आज हम हिलते नहीं हैं, आप चाहे कुछ भी दे दो हम सब निभा लेते हैं। सब निभा लेंगे जी। Nice, तो ये nice. बहुत अच्छी चीज़ हुई। Nice, nice. एंड आपने बजट का पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शैलेंद्र जी। मुझे लगता है कि काम बढ़ गया है पहले से। ओके, हाँ, पहले जब मैंने शुरुआत की थी तब लोग कम थे, हाँ, मगर काम भी बहुत कम था। तो मुझे बहुत यानी मैं ऐसे ही यानी फिक्शन तो मुझे बहुत कम करने मिलता था। मैं ये भी कहूँगा कि मैं ये दौर भी देखा है मैंने कि मैं हफ्ते में एक ही डबिंग करता था। ओह अच्छा। हाँ, ये पंगे थे कि कुछ मिलता ही नहीं था। वो कॉर्पोरेट वॉइसिंग चलती थी यहाँ वहाँ से, मगर वो तो जैसे लोग पहचानते गए वो देते गए, मगर पहले उतना काम था नहीं। तो जितना आप काम करोगे ना, फिनिश उतनी अच्छी आती है। राइट, आप उतना शार्प होते हो उस करते करते। सही बात। तो आज ये है, आज एनीमे इतना हो गया है, करेक्ट, कार्टून हो गया दूसरा, फिर फिक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग बढ़ गए हैं। वैसे मैं ये कहूँगा कि आर्टिस्ट पहले से काफ़ी बढ़ गए। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, मगर काम भी बड़ा है वैसे। तो ये एक अच्छा चेंज आया है कि और वैसे भी पहले भी प्रोफेशनल एटीट्यूड था ही, मगर अभी अप्रोच बहुत ज़्यादा हो गया है प्रोफेशनल की ये करना है, इतने टाइम में करना है, उनको लेना है, ये ऑडिशन, इतनी रिगरस ऑडिशंस होती हैं, और OTTs के आने के बाद, जैसे इन्होंने कहा कि OTTs के बाद ये चेंज देखने मिला है। राइट, तो ये अच्छा है। नाइस इट इज। नाइस। सिद्धार्थ, आप कुछ बताना चाहेंगे? हैव यू सीन ये, चलो पिछले आप शायद 3-4 साल में ही कुछ चेंज देखा है आपने इन द इंडस्ट्री व्हेन यू स्टार्टेड एंड आज जो चीज़ चल रहा है, कुछ चेंज हुआ है? मैंने तो जब मतलब मुझे एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वॉइसिंग में तो नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर तो एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि डब फिल्म्स तो मैं देखता ही था। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अगर मेरा करियर 3 साल का अगर आप मान लें, 3 साल में भी मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है। मुझे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा है बहुत ज़्यादा, और इसमें ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है चीज़ों को लेकर के, कि और भी चीज़ें हो सकती हैं, कि लोग कैसे करते हैं। यूट्यूब में लोग फैन डब्स डालते हैं, तो उससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। और डब स्मैश भी आता है, तो उसको भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि हाँ, लोग कुछ तो कोशिश कर ही रहा है, उससे तो रिलेटेड है ही, तो अवेयरनेस बढ़ी है। एंड देन विद द एंट्री ऑफ नेटफ्लिक्स 2017 या 18 में जब वो आया था, तो उसने जब अपनी लाइब्रेरी बनानी शुरू की, बहुत सारा कंटेंट लाना शुरू किया, बेसिकली लोगों ने क्वालिटी में फोकस करना शुरू किया। उससे ना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनहांस हुआ, कंपटीशन बढ़ गया लोगों में, मतलब अवेयरनेस बढ़ने के बाद लोग इस चीज़ को सीरियसली लेने लग गए। आज की डेट में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ वॉइस एक्टर बनना चाहता हूँ, तो कैसे उस चीज़ को करेंगे। तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोगों में गुणवत्ता बढ़ी है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा। एक इसमें ये पॉइंट मतलब मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे फोकस होने लग गया है कि डबिंग नहीं लगनी चाहिए। इट शुड साउंड एज इफ ही इज टॉकिंग इन हिंदी ओनली। तो उसमें कई बार होता है ना, पैटर्न फॉलो करने लग जाते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा, मतलब काइंड ऑफ। तो इट शुड साउंड वेरी नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। तो इस चीज़ पे जब ज़्यादा फोकस होने लग गया है ना, तो वो डबिंग की बजाय आई वुड कोट अ टर्म वॉइस एक्टिंग, वो वॉइस एक्टिंग हो गई है बेसिकली। तो वो चीज़ है। एंड आई थिंक वो मतलब कैसा है ना, इट्स माय ओपिनियन अगेन, लेकिन एक टाइम था जब वो चीज़ चलता था बिकॉज जो फिल्म आ रही थी जी, उसमें वो रिक्वायर्ड था। कि मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। वो जो एक तरीका है ना, वो इसलिए आता था बिकॉज एक तो सबसे पहले इट वाज बिकॉज ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म्स। उसमें थोड़ा लाउड ही, थोड़ा लाउड, थोड़ा ओवर द टॉप चाहिए होता है। तो आई थिंक द रीजन वाज दैट कि व्हाई दैट केम। लेकिन हाँ, उस चीज को अडेप्ट करना शायद लोग भूल गए थे कि यार अभी ये तो कर लिया, मेरे गले में बैठ गया ये चीज, लेकिन ये हर जगह नहीं करना है। हर जगह नहीं करना। कोई अगर
सटल कैरेक्टर है तो मेरे को सटली प्ले करना है, उसको मैं ओवर द टॉप प्ले नहीं कर सकता। जी। तो वो आई थिंक अभी थोड़ा सा जो डायरेक्टर्स और स्टूडियोज हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए हैं कि भाई ये चीज डेफिनेटली नहीं करना जहाँ जरूरत नहीं है। जी। तो एनीवेज नहीं मुझे अच्छा ये बताइए फटाफट से, मतलब इट्स मोर लाइक अ रैपिड फायर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको एकदम से बोलना है जी। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट इमोशन टू पोर्ट्रे जब आप डब कर रहे हैं? सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? एंगर। ओके, व्हाट अबाउट यू? एक भी नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। रोना, हंसना? नहीं, वन टेक ओके। आई थिंक जो काफी लेयर्ड होते हैं साइकोलॉजिकल, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। ओके, नाइस। अच्छा, अभी मुझे बताइए जैसे अगर आपके पास कोई बहुत लंबा सीन आ जाए, कोई आपका कैरेक्टर आप डब कर रहे हैं और लंबा मोनोलॉग है, इंटेंसिटी चाहिए सीन में, मतलब एक इमोशन भी चाहिए और आपको लेकिन डायलॉग भी बहुत लंबे लंबे बोलने हैं। ऑब्वियसली आप लोगों के हाथ में ऐसा स्क्रिप्ट होता है, लेकिन उस चीज को पोर्ट्रे करना और साथ में सिंक भी करना, सिंक भी देखना पूरे सीन का। तो इज देयर अ प्रोसेस दैट यू गाइस फॉलो कि अपना आपका अलग से एक तरीका है कि हाँ यार जब ऐसा सीन आता है तो मैं इसको ऐसे अप्रोच करती हूँ या करता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके सामने कोई सीन आता है तो मैं तो पर्सनली पहले 2-3 बार देखता हूँ सीन को ढंग से, ताकि मुझे उसका ग्राफ समझ में आ जाए, मुझे कैरेक्टर की इंटेंसिटी समझ में आ जाए कि उसको मुझे कैसे अप्रोच करना है। साथ ही साथ स्क्रिप्ट में जो डायलॉग दिया गया है मैं उसको भी स्कैन करते हुए चलता हूँ। एक बार तो मैंने खाली देख लिया, एक बार स्क्रिप्ट में जो डायलॉग लिखे उसके साथ भी मैच करके स्कैन करके देख लिया कि किस टाइप के पॉजेस हैं, कैसा डायलॉग है, क्या स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कहीं कुछ वर्ड ऐड या छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे पहला टेक, दूसरा टेक, इस टाइप से आई थिंक मेरा 2 से 3 टेक लग जाते हैं। अगर कोई बड़ा है स्पेशली और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो लग जाता है टाइम, 2 से 3 टेक कम से कम लग जाता है आराम से। एंड जब आप टेक कर रहे हैं तो क्या आप एक साथ पूरा टेक करने की कोशिश करते हैं या पार्ट्स में करते हैं? पहली चॉइस मेरी ये होती है कि एक टेक में अगर हो जाए तो वो बेस्ट है। हाँ। चाहे वो तीसरे टेक में हो, चाहे वो चौथे टेक में हो, बिना ब्रेक के हो जाए तो वो बेस्ट है। क्योंकि उसमें आपको एक नेचुरल फ्लो मिलेगा। कहीं आपको जब मतलब ऑल्दो इंजीनियर्स बहुत परफेक्ट होते हैं, वो जर्क नहीं लगने देंगे अगर वो बीच में भी आप पंच कर देंगे, लेकिन स्टिल एज एन आर्टिस्ट मेरा ये रहता है कि एक फ्लो में हो जाए तो अच्छा है, विद पॉज, विद ब्रेथ, उसकी जो कुछ भी है सारी चीज़ें। पर बहुत बार मुश्किल होता है, कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी जहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट पॉज लिया है, 1 सेकंड ज़्यादा पॉज लिया है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप ब्रेक करके कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है, फाइनल आउटपुट आपका अच्छा है, तो फिर इट डजंट मैटर कि पहले 1 टेक में कर दिया कि 4-5 टेक में किया, वो वही कोशिश रहती है। तो ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है उसका ग्राफ समझने में और इंटोनेशन समझने में, तो ये चीज़ होती है। नाइस। सावरी, व्हाट इज योर प्रोसेस? मेरा प्रोसेस थोड़ा अलग है, कमिंग फ्रॉम लिटिल ओल्ड स्कूल ऑफ डबिंग, इज बिकॉज मेरा सबसे पहली मेरी सीख ये थी कि ऑलवेज आस्क योर डायरेक्टर कि कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, कैरेक्टर की ब्रीफ आपने एक बार समझ ली, फिर आपको हेल्प होती है कि आप उसको निभाएंगे कैसे, वो पूरा उसका जो भी जर्नी होगी। तो आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फर्स्ट। सेकेंडली, अगर कोई लंबा डायलॉग है और हम उसको 1-2 बार देख लेते हैं, देखते वक्त ही मैं टोन सेट करती जाती हूँ मेरे दिमाग में, एंड जब हम टेक करते हैं आई विल ऑनेस्टली से आई गो लाइन और 2 और 3 जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक खींच पाऊँगी। और रीज़न मैं इट्स नॉट दैट कि मैं पूरा एक साथ नहीं ले सकती, बट उसमें फिर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 10-12 लाइन का डायलॉग है तो हम बोल जाते हैं, हमें लगता है कि भाई ये सही है, बट फिर टेक्निकली आप जब देखते हैं उसमें से 6 रीटेक निकलेंगे, विच इज़ लिटिल टैक्सिंग। तो मैं ये समझती हूँ कि हम पार्ट्स में करें, बिकॉज मैं सीखी ही वैसे हूँ, मैंने दिग्गजों को भी वैसे ही सुना है, कान को पहले तैयार किया था। तो बीइंग अ म्यूजिशियन मैं सुर का ध्यान रखती हूँ कि मैंने पिछला डायलॉग जहाँ छोड़ा था उसको सुनते हुए जब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो मुझे सुर पकड़ के रखना होता है, तो वो मेरी कॉन्शियसनेस होती है वो। और फिर हम पूरा डब करके उसको एक बार सुन लेते हैं कि भाई हमने जो इमोशन हमारे पायलट में है वो हमारे डब में भी है क्या। तो ये एक प्रोसेस है कि हम थोड़े रीटेक्स से बच जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़्यादा रहती है कि भाई मुझे सुर हिलाने नहीं है।
मैं ऐसे करती हूँ। नाइस वही सबका अपना अपना एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, किसी को कुछ कंफर्टेबल है, किसी को कुछ कंफर्टेबल। आप ऑलमोस्ट मैं भी यही फॉलो करता हूँ। मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ डबिंग के लिए कि भाई ये फिल्म क्या है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या है चल रहा है, क्या एक्शन है, कॉमेडी है, क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है, किस तरीके से है, और ऐसा कुछ है तो मैं जो भी रिकॉर्डिस्ट है, डायरेक्टर, उस पर बहुत प्रेशर करता हूँ कि भाई मुझे बताओ ये क्या चल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं देखता हूँ, डायलॉग्स देखता हूँ, और मैं भी 2-2 3-3 लाइन से जाता हूँ, क्योंकि टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, छोटा बड़ा हो गया, ये है वो है, और बहुत सारी इमोशंस ऐसी होती है ना कि आपके साथ आपसे एक ही बार निकलेगी वो एक गोल्डन टेक जैसे होते हैं, आप वो बाद में दूसरी बार तीसरी बार नहीं निकल पाओगे आप। सही बात है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि बचा के रखूँ। मैं इवन ये भी करता हूँ कि मैं दूसरे दिन अगर मैं डब कर जा रहा हूँ तो मैं यार वो जरा सीन खोलना है, वो जरा वो लाइन ले लेते हैं। मैंने बहुत बार किया है और हेल्पफुल लोग मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल देखो क्या है ना, एक्चुअली हम लोगों का फील्ड जो है वो क्रिएटिव फील्ड है, और एटलीस्ट आई वुड होप सो कि यार मोस्ट ऑफ द पीपल जो एग्जीक्यूशन एंड पे हैं, आप लोग तो हैं ही, लेकिन जो साउंड इंजीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर्स बैठते हैं, इवन प्रोड्यूसर्स जो काम करते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सारे ना क्रिएटिव लोग हैं। उनके ना वो खुजली जो होती है ना, यार इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और कैसे अच्छा कर सकते हैं। सर यहीं पर आई वुड लाइक टू मेंशन श्लोक वंस अगेन। श्लोक, दिस इज फॉर यू, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था सर कि अगर वो मुझे ब्रीफ नहीं करता ना तो वो इमोशंस निकलना बहुत मुश्किल था। रीज़न बीइंग के सब लोग आकर अपना अपना पार्ट करके जाते हैं, लेकिन पॉली के कैरेक्टर के लिए मैं यही कहूँगी कि वो हर सीन में हर सीज़न में वो बदली हैं, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपने आप में लेकर चली हैं। तो उसकी ब्रीफ इतनी तगड़ी रहती थी श्लोक की कि मैम अभी पता है ये सीन में ऐसा हुआ है, तो पॉली ना अभी ऐसा इसे रिएक्ट करेंगी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि बड़े बड़े सीन्स हो या कोई भी सीन्स हो, वो ब्रीफ की वजह से, थैंक यू श्लोक, बहुत अच्छा हुआ था। उससे इतनी हेल्प मिलती थी ना कि वो जैसे कोई भी सीन आता था वो इतना ऑर्गेनिकली समझाते थे कि ऐसा लगता था पहले उन्होंने पूरी कहानी सुना दिया। वो कहानी सुन के इतना कंफर्टेबल फील होता था कि यू एग्जैक्टली नो यार ये सीन में ऐसा डायलॉग क्यों बोलेगा। और उनके पास ना एक डायलॉग का एक्सप्लेनेशन होता था। भाई हम तो नए हैं, सही बात है, वो इंसान सुबह से डब कर रहा है और वो 50 बार देख चुका है, PhD कर चुका है, और वो उससे पहले से वो बहुत पसंद थी वो ये ब्लाइंडर्स। एक चीज का कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक चीज उनको इतनी बारीकी से पता थी कि अगर मैंने कोई सजेशन दिया, बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका रीजन ये है। एंड आई वाज कन्विंस्ड कि हाँ ये ऐसे ही होगा। एंड नहीं कैसा है, इट आल्सो मैटर्स कि आर्टिस्ट कैसे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्म तो हर आर्टिस्ट जो काम कर रहा है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक एटीट्यूड, क्योंकि अगर ये जो अभी आप एटीट्यूड बोल रहे हैं कि यार जितने रीटेक लगे इट्स ओके, ये कैरेक्टर अच्छे से करना है, ये चीज अच्छे से निकलनी चाहिए, वो एटीट्यूड अगर है, और जो कि कुछ आर्टिस्ट शायद नहीं लेके आते हैं वो एटीट्यूड, तो वो फिर ना प्रॉब्लम हो जाता है टू मेक दैट हैपन, टू मेक दिस मैजिक हैपन जो दिख रहा है। एक कैरेक्टर साउंड अच्छा करेगा मगर पूरा जो आपका पैकेज है वो इतना अच्छा शायद साउंड अच्छा नहीं करे। हम एक्टर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, मगर जैसे मैम ने कहा, सावरी ने कहा कि सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे पीछे पूरी फौज है, यू नो, राइटर्स हैं जो इतनी अच्छी लाइंस लिखते हैं, डबिंग डायरेक्टर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल टैलेंटेड डबिंग डायरेक्टर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में, जो ऑडियंस को पता भी नहीं होगा कि उनका कितना बड़ा रोल है इस कैरेक्टर को जिंदा करने में, एक्चुअली यू नो। और उसी एक्चुअली यही आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और ये जो हमने ये शो जो चालू किया है, पॉडकास्ट चालू किया है, ये ऑब्वियसली आप जैसे लोगों को तो एक बुला के आपसे बात करने के लिए, आप मतलब एक प्रशंसा भी करने के लिए एट द सेम टाइम, लेकिन एट द साथ साथ में जो कि मे बी और कोई नहीं बुलाता है और कोई उस चीज को तवज्जो नहीं देता है, लेकिन अपने डबिंग डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, मिक्सिंग आर्ट जो मिक्सिंग इंजीनियर्स होते हैं, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स होते हैं, इन सबको हम बुलाना चाहते हैं ऑन दिस स्टेज, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन स्टेज पे, या जरूर वो आए और बताएं कि वो क्या करते हैं, जिससे कि कंटेंट बेहतर बनता है। एंड बिफोर आई फॉरगेट सर,
ये नॉट ओनली 3 ऑफ अस बट पीकी की सारी पूरी कास्टिंग के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरे साथ साथ काफ़ी सारे अलग कैरेक्टर्स आते थे तो कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है कि मुझे हर वॉइस के लिए पूछना पड़ता। मैं कहा भाई ये किसने किया इतनी परफेक्ट, जैसे वही बोल रहा लाइक पहली मैंने वॉइस सुनी थी वो टॉम की थी। मैं कहा ये कौन है, फिर आई हर्ड हिज वॉइस, फिर एवरी सिंगल आर्टिस्ट। सो दिस इज फॉर ऑल द वॉइस एक्टर्स ऑफ पीकी, सब ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं डेफिनेटली, एंड मतलब इतना एक होता है ना कि चलो लीड कैरेक्टर्स पे तो सब लोग ध्यान दे ही देते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो छोटे छोटे साइडी कैरेक्टर्स होते हैं ना उस पे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता। वो कोई भी आके कर जाता है, कैसा भी कर जाता है, उस पे उतना शायद डायरेक्टर भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन इस केस में इतना एक एक चीज पे ध्यान दिया गया है ना कि वो पूरा पैकेज एकदम परफेक्ट लग रहा है। अच्छा, क्विकली मूविंग ऑन, अपना एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे पास आपके लिए छोटा सा गेम है जो हम आप तीनों के साथ खेलेंगे। तो अभी मुझे ये बताइए कि एआई जो है, एआई मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से मतलब आ चुका है, लोग उसको यूज करना चालू कर दिए हैं एज अ टूल या एज अ सप्लीमेंट फॉर क्रिएटिंग सम थिंग्स। जैसे कंटेंट क्रिएशन आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत एआई कंटेंट जो है वो चल रहा है। तो वॉइसिंग में भी कहीं ना कहीं उसका एक पेनिट्रेशन हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि हैज इट पेनिट्रेटेड, या अगर हुआ है तो कितना इफेक्ट हुए हैं आपके, स्पेसिफिकली वॉइस आर्टिस्ट के से पूछ रहा हूँ, कितना इफेक्ट हुआ है आप लोगों का काम, या कितना इफेक्ट हो सकता है आप लोगों का काम इससे या ऐसे? मुझे लगता है कि अभी तक मुझे अपने काम पे इफेक्ट तो नहीं दिखा है। ओके। पर मेंटल इफेक्ट जरूर दिखा था 1.5-2 साल पहले, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था। लेकिन एआई जब आया है ना, तो देखिए जो हम वॉइसिंग करते हैं ना, ये वॉइस एक्टिंग है, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस पोर्ट्रे करने होते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि एआई उतना एडवांस्ड हुआ है कि वो इस तरह के इमोशंस पोर्ट्रे कर पाए। तो ऐसी फील्ड्स जहाँ पे इमोशंस रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे प्लेन नरेशंस चाहिए, वॉइस ओवर्स चाहिए, या अपने कॉर्पोरेट एड्स भी होते हैं बहुत बार जहाँ पे आपको प्लेन मतलब ज़्यादा इमोशंस नहीं चाहिए, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक उसकी एंट्री हो चुकी है फिलहाल। और एज फार एज वॉइस एक्टिंग इज कंसर्न, अभी ये जो फील्ड है इसमें मुझे लगता है कि अभी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। ऑफ कोर्स चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, चीज़ें चेंज होती हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद 5 से 10 साल बाद कुछ और हमें नई पिक्चर देखने को मिले वॉइसिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो लेकिन उस चीज़ को टाइम है, अभी बहुत टाइम है। सो जितने भी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं जो बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के इनिशियली भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन ईजिली कम इनटू दिस फील्ड और विदाउट एनी टेंशन। तो टाइम है मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, भगवान जानता है कि आगे क्या होगा, लेकिन सही बात है। बाकी ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। मैं पर्सनली अपना एज अ पर्सन बात करूँ, मैं थोड़ा पॉजिटिविटी में मानती हूँ। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, हर एक दौर की अलग अलग इन्वेंशन एंड फॉरगेटिंग द वर्ड वो होते हैं, रेवोल्यूशन होते हैं। तो हम उसको सीख कर उसके साथ चलना सीखें तो अच्छी बात है, लेकिन उससे डरे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी एआई हमसे सीख रहा है। और अगर हम, आई डोंट नो इफ आई एम कोटिंग दिस कोट करेक्टली, कि आप कभी भी कोई कला सीखते हैं तो आपके गुरु आपको 99 सिखा देगा, एक वो अपने पास रखेगा जिसके लिए आपको आपका गुरु ही लगेगा। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो एआई कभी ज़िंदगी में, पता नहीं मैं बरसों नहीं लगाती कितने लगे, लेकिन वो पॉलीग्रे नहीं कर पाएगा। वो नेवर हैव आई एवर की डॉक्टर नलिनी विश्व कुमार नहीं कर पाएगा जो मैंने आइकॉनिक्स किए हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मुझसे। मुझे लगता है कि एआई इज लर्निंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सीख रहा है। ओके, और 5-10 साल तो मैं नहीं देख रहा, मुझे 2-3 साल ही है जब वो हमें नहीं रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और कैच बहुत फास्ट कर रहा है। ओके, और आप एक टेक्नीशियन के साथ, एआई के टेक्नीशियन के साथ ऐसे किसी को बिठा दो, कोई अच्छा डबिंग डायरेक्टर हो या कुछ, जो गाइड करते रहे और वो करता रहे। थोड़ा मैनुअल होगा काम, थोड़ा लेबरस होगा, मगर शायद थोड़ा बहुत आउटपुट निकल जाए। बिल्कुल। ओके, अब हमारे लिए ये काम है कि हम अपना बार इतना हाई रेस करें, इतना हाई हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई सेट करें स्टैंडर्ड कि वो पकड़ ना पाए इतना जल्दी। अगर मीडियोकर परफॉर्मेंस देंगे,
ओके हम इतना कुछ खास देंगे नहीं तो वो आराम से कोई भी रिप्लेस हो जाएगा। ओके हम इतना अच्छा करें कि मशीन को एक बार उनको और थोड़ा तकलीफ हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये हम पे है। अदरवाइज तो ये जैसे कहा चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, आज नहीं तो कल वो शायद हमें सुपरसीड कर ही ले। तो वो हम पे है कि हम हमारी क्वालिटी है वो कितनी अच्छी कर रहे हैं। बट इसमें देखने वाली सर एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जब ऐसी कोई नई रिवोल्यूशन आती है मार्केट में, तो अगर 10 दरवाजे बंद होते हैं ना तो 15 दरवाजे खुलते भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर आएगा जो हमें अभी नहीं पता कि क्या होगा और आगे जा करके हो सकता है नए रास्ते खुल जाए। तो अगर हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मे बी हम जैसे आज काम कर रहे हैं वैसे तब काम करेंगे, मे बी हमारा मेथड अलग होगा, प्रोसेस अलग होगा, अप्रोच अलग होगी, लेकिन काम कर रहे होंगे, टैलेंट होगा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स में हूँ, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी शायद बेहतर समझता हूँ एक एवरेज पर्सन से, और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ये सब चीज़ों में। तो मुझे जो एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जैसे आपने बोला ना कि एक 10 दरवाजे खुलेंगे तो 10 दरवाजे बंद होंगे तो 15 खुल जाएंगे। तो मुझे एक तो दिख रहा है स्ट्रेट जी। और उसका कैसा है ना कि मतलब अगर जैसे आप वो एक AI में एक तरीका है जिससे कि आपका वॉइस क्लोन हो सकता है, राइट? तो अगर आपका वॉइस क्लोन कर लिया जाए ठीक है, तो आज आप एक स्टूडियो में एक टाइम पे एक ही चीज डब कर सकते हैं, बट विद योर वॉइस क्लोन्ड यू कैन डब इन 100 स्टूडियोज एट द सेम टाइम एंड अर्न फ्रॉम 100 स्टूडियो, जो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी आई है स्केलेबिलिटी की ऑफ दैट वन पर्सन। जैसे एक एक्टर है, अब एक्टर स्क्रीन पे एक बार एक ही टाइम पे शूट कहीं पे एक ही जगह पे शूट कर सकता है ना, लेकिन अगर उसके रेप्लिकास बन जाएं किस तरीके से कि वो वही इंसान 5 सेट्स पे अलग अलग जगह पे अलग अलग डायलॉग्स बोल रहा है, शूट कर रहा है, तो उसका अर्निंग पोटेंशियल इज इनटू 5 नाउ, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जो आई थिंक सबका कंसर्न है लीगैलिटीज का, कि हाँ दे गेट पेड अकॉर्डिंगली, दे शुड गेट पेड वेर एवर दे आर गेटिंग यूज्ड, उनका वॉइस जहां पर भी यूज हो रहा है। तो वो डेफिनेटली वो तो एक होना ही चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग उस चीज का एक फाउंडेशन होना चाहिए बिफोर वी एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। वो समझने वाली बात है कि कैसे उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा सही कहा कि जैसे हम लोग ने शुरू किया था कि पहले सिर्फ यूट्यूब्स वगैरह यहाँ वहाँ फिल्म्स थी, फिर OTTs आ गए, वर्टिकल्स आए, कुछ ना कुछ नया नया आता है। वैसे ही होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज आएगी। और एक और बहुत सिंपल सा वो इसका एप्लीकेशन है। आप लोग डब करने जाते होंगे, कोई एक आपने मूवी डब किया, कुछ कैरेक्टर डब किया, और कुछ समय बाद जो है उस पर कुछ करेक्शन आता है जी, और आपको फिर से जाना पड़ता है स्टूडियो वो करेक्शन करने के लिए। हो सकता है एक ही लाइन हो सकता है एक ही वर्ड का करेक्शन हो, लेकिन आपको जाना पड़ता है या कहीं से करके देना पड़ता है, वो एक अलग से आपको स्पेसिफिक टाइम आपका जाता है। तो अगर वो AI से हो पाए तो आपका टाइम बचेगा, सामने वाला का टाइम बचेगा। बहुत अच्छे, तो फिर ये ऐसे ही आपने इतना टेक्निकल पॉइंट निकाला है ना। नहीं, वो एक्चुअली ये प्रैक्टिकलिटी है, मैं वही बता रहा हूँ। दीज आर दी जो आप बोल रहे हो ना, वो 15 दरवाजे, वो मैं एक एक करके खोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा समझ रखता हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे ये बताइए कि आप ये इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वॉइसिंग करते रहे हैं, तो आजकल के जो लोग हैं जो वॉइसिंग में आना चाहते हैं, फ्रेश जिनको आना है, या कोई कहीं बैठे हैं किसी छोटे शहर में बैठे हैं, दे वांट कि यार हम भी कभी जाके डबिंग करें या वॉइस ओवर करें, तो एक इंसान कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट, या एक ऐसा प्रिपरेशन हो जहाँ पे कि वो आए और कहीं ना कहीं उनको एक मौका मिले काम करने का और वो परफॉर्म कर पाए ऑन माइक? कैसे प्रिपेयर कोई कर सकता है? साबरी, अगर आप शुरू करें। मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि आप कान को तैयार करिए अपने। आप जितना अच्छा सुनने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपका दिमाग तैयार होगा, उतना अच्छा आपका मुंह तैयार होगा और ज़बान तैयार होगी। साथ साथ ही आपको रीडिंग ज़रूरी है, जो शायद हर एक गुरु कहता होगा,
और फैन डब आप करते रहें, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको एक अच्छे उस्ताद के पास उनकी निगरानी में आप सीखें, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास गला है, आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन वो आवाज़ में भी उसके हाइज में लो होते हैं। आपको अपनी रिपीट वैल्यू ऐसे भी बनानी होती है कि आप मॉड्यूलेशन कितना अच्छा करते हैं, बिकॉज हर एक आवाज़ की एक बेस आवाज़ रहती है कि आप उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कितना खेल सकते हैं। सही बात। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छे गुरु हों, उनके पास ज़रूर सीखें। बढ़िया बढ़िया। शैलेंद्र, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि देखिए, रीडिंग तो है ही, ज़रूरी है, आप रीडिंग करिए, जो भी आप समझते हैं कि आप ये लैंग्वेज में आपको करना है, उस लैंग्वेज को सुधारिए, वो तो सब है। मगर मैं और एक बात कहूँगा कि बिफोर अगर आप डबिंग में आते हो, वॉइसिंग में आते हो, तो उसके पहले आपका शायद कोई बैकग्राउंड हो, यानी कोई एक्टर हो, थिएटर से हो, कोई सिंगर हो, काफ़ी सारे सिंगर्स होते हैं। मुझे लगता है उससे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ नॉलेज है आपका, अगर वो स्रोत है आपका ज्ञान का, तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप थिएटर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कैसे भी जुड़े रहो, सिंगिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उससे जुड़े रहो, क्योंकि वहीं से आपका जो पहला प्यार शायद वही होगा। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, आपको मॉड्यूलेशन है, आपकी जो एक रेंज खुलनी है वो उसी से ज़्यादा होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, मुझे लगता है कि जैसा कि अभी मैम ने बोला कि एक गुरु की ज़रूरत है, पर वो गुरु मिलेगा कहाँ, बिल्कुल कौन होगा वो गुरु? सही बात है। सो आई थिंक कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है तो मुझे लगता है कि आपको पहले थिएटर करना चाहिए, 2-3 साल ढंग से करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। वहाँ पे एक आर्टिस्ट की होलिस्टिक अप्रोच, मतलब होलिस्टिक ग्रोथ होती है। आप एक्टर बनने जाते हैं पर आप 4 चीज़ें और एक्सप्लोर करते हैं। आप लाइट डिज़ाइनिंग, डायरेक्शन, सेट डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम, एंड देन साइमल्टेनियसली आपका वॉइस पे भी काम हो रहा होता है। तो वॉइस पे बाय डिफ़ॉल्ट वो काम हो रहा होता है जो यहाँ चाहिए। आप ऐसे नाटक कर रहे होते हैं जिनमें ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनमें आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको, क्योंकि हमारे पास वॉइसिंग में क्या है, प्लेन एंड सिंपल, आपके सामने एक स्क्रिप्ट है और एक वीडियो है, तो आपके लिए सिर्फ आपके पास एक टेक्स्ट है, सिर्फ उस टेक्स्ट के ज़रिए ही तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे ना। तो जब तक आपके पास टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो लाइन कैसे बोली जाएगी, कैसे उसका मीनिंग कैसे आएगा, किस टेम्पो में बोला जाएगा, और उसके साथ आपको उसको मैच भी करना है, आपका टेक्सचर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आपको थिएटर से मुझे लगता है बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज, दिस एंड्स आवर कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट। और जैसे मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ, तो वील गो इनटू दैट गेम राउंड। अब ये गेम का नाम है स्टोरी क्या है। स्टोरी क्या है। अच्छा, ठीक है। गेम कैसा है कि मैं आपको तीनों को एक एक कैरेक्टर असाइन करूंगा, ठीक है। अब वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो तीनों कैरेक्टर्स जो आपके होंगे उनको एक सीन में डालूंगा। आपको मैं सीन समझाऊंगा कि भाई ये सीन ऐसा ऐसा चलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, वन बाय वन आपको सिर्फ एक डायलॉग, सिर्फ एक लाइन का डायलॉग बनाना है, उसको बोलना है। जैसे अगर सिद्धार्थ चालू कर रहे हैं तो कोई एक लाइन बोलेंगे आप, और उस लाइन्स के बाद कंटिन्यू करते हुए आपको एक और लाइन बनानी है, और एक स्टोरी फॉर्म करनी है। वो एक राउंड में हम लोग चलेंगे, आप एक एक लाइन करके बोलते जाएंगे, और एक कॉन्वर्सेशन, एक स्टोरी लाइन बननी चाहिए। ठीक है। ओके, तो रीटेक्स अलाउड है? हाँ, रीटेक्स अलाउड है? कोई रीटेक्स नहीं है इसके अंदर। बाद में करेक्शंस आएंगे इसमें। ठीक है, तो आप रेडी हैं तो चालू करें। जी चलिए। ओके, तो सावरी, आप जैसे हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था निरूपा रॉय ऑफ डबिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पर भी आप माँ बनी हैं। ठीक है, मैं दीदी भी कर सकती हूँ सर। आज के लिए माँ। जी। तो आप हैं माँ, आप हैं बाप, ओके, और आप हैं बेटा। जी बिल्कुल, एज ऑलवेज। ठीक है, अब सुबह का सीन है जी, ठीक है, मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट चल रहा है, आप शायद डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आप बना रही हैं या परोस रही हैं, जो भी हैं, आप तीनों जो हैं वो डाइनिंग टेबल पे हैं, और आप
लोग जो है वो आप डिस्कस कर रहे हैं, आप तीनों ही एक तरीके से, जी। कि सिद्धार्थ ने कल रात को कुछ तो कांड किया, हाँ उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और आप या तो डांट रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। हाँ। अब ऑब्वियसली मैं बोलूंगा जी। नहीं, आपको सीन बनाना है एक एक लाइन से। हाँ बिल्कुल। तो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट। ठीक है। आप एक लाइन बोले, जी। फिर देन ही विल टेक ओवर, देन यू टेक ओवर, देन ऐसा Okay. हम लोग ठीक है। एक मिनट के लिए हम लोग चालू करेंगे। जी श्योर। done. इससे पूछिए कल रात कहाँ था? बोलिए जनाब, कहाँ थे कल? पापा मैं बताया तो था, मैं सोहन के घर गया हुआ था। सोहन के घर मैंने फोन किया था, तुम वहां नहीं थे। नहीं नहीं, खाने दो इसे, पहले खाना दो इसे। आपने सोहन के घर में भी फोन कर दिया? अब मुझे पता करना था तुम कहाँ थे, तो मैं करूंगी नहीं। अपनी माँ से झूठ मत बोलो। और सोहन ने कहा था कि तुम उसके घर पे नहीं थे। आपको अगर मेरे दोस्तों के घर पे कॉल करके ही पूछना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अभी भी उनसे पूछ लीजिए। हाँ, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, तुम्हारे दोस्तों पर जरूर है। और तुम सच नहीं बताओगे। ठीक है, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। फिर कुछ करके आए हो तो बता दो। बोलो बोलो, हम तुम्हारे माँ बाप ही हैं। हाँ, मैं करके आया हूँ, मैं ड्रिंक करके आया हूँ। अब खुश आप लोग? यही सुनना चाहते थे ना? कहा था मैंने आपसे। हाँ मुझे पता ही था, ये है ही लो, बेवड़ा। आप मान भी गई? वेरी नाइस गाइस, सुपर। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो अटकेगा बीच में, कभी तो, बट सुपर था यार, बहुत Thank you. मजेदार। Thank सुपर बहुत वक्त ये थिएटर में सब एक्सरसाइज करते थे हम लोग। थिएटर में बैठे थे। या अच्छा, एक और है मेरे पास। जी हाँ, और है चलिए, क्या? अरे वाह। let's go। है ना, मजा आ रहा है तो अरे, दोबारा- मजा आ रहा है तो amazing। definitely, चलो for ठीक है। sure। अभी कोई ओवर द टॉप करते हैं। हाँ, वो तो टॉप तो पता नहीं, बट हाँ, हाँ, ये चलिए। एक्चुअली थोड़ा है, मतलब अलग अच्छा से ना? अच्छा चलिए, वो है। डन। सावरी एक सीरियल किलर है। हाय अब हाय। हो गया अलग आपकी मुराद कोई पूरी? चीज़ है। मैंने चेंज How कर do you know that? Oh भाई, ओके ओके। अब देखो मैंने चेंज कर दिया एकदम निरुपार वैसे। हाँ। सीरियल किलर। Lovely। काजल बना दिया मैंने। Yes, yes। ठीक है। जी। सावरी इज अ सीरियल किलर, शैलेंद्र इज अ बिजनेसमैन। अच्छा। ठीक है। और सिद्धार्थ जो है वो ऑफिस के असिस्टेंट है, Okay. मतलब ऑफिस में काम करते हैं, Okay. मैनेजर, Okay. ऑफिस मैनेजर। ठीक है। अब सीन ये उनके है, मैनेजर होते ना? वो हाँ मतलब वो ठीक। बिजनेसमैन है, वो Okay. बॉस है। ठीक है। ठीक है। Done. अब सीन ये है कि ऑफिस का सीन है, आप तीनों जो हैं वो मतलब आप दोनों केबिन में हैं, अच्छा। इनके केबिन में हैं, कुछ तो काम की बात चल रही है और सावरी आती है अंदर। जी ठीक है। जी। और शैलेंद्र को पता है हाँ। कि ये उसे मारने आई है। हाय, अच्छा। अच्छा। हाय। ठीक है। तो अब क्या है कि सावरी किसी तरीके से ऐसा चाहेगी कि ये बाहर चला जाए ताकि वो इनको मार दें, और मुझे और इसे रोके ये रखना है। इनको रोकना है। आप किसी तरीके से इनको रोकना है और आपको कुछ नहीं पता। ठीक है। तो आप जो है वो ये भी आपके लिए मैम है, वो भी सर है। ठीक है, ठीक है। तो वो बोल रही हैं, मतलब अभी आप चालू कर दीजिए Nice, लिटरली। ठीक ठीक है। है। तो अभी आप रुकिए, पहले शुरू शैलेंद्र चालू करेंगे। करेंगे एंड देन डन। ओके। ठीक है। सावरी जी, आप ऑफिस में आज किस लिए? मिस्टर गुप्ता रुकिए ना, मुझे काम है आपसे। गुप्ता तुम जाओ, कॉफी लेकर आओ। ठीक है सर, मैं कॉफी लेके आया तो मैम। अरे कॉफी पीते रहेंगे। वो फाइल कहाँ है? मैंने आपको कल दी थी। वो फाइल वो बाद में बात हो सकती है, पहले हम दो बात करें। गुप्ता तुम जाओ। जी जी, मैं कॉफी लेने नहीं नहीं, कॉफी बाद में पी लेंगे, पहले फाइल दो, मुझे फाइल चाहिए। वो फाइल कॉफी से इम्पोर्टेंट नहीं है। गुप्ता कॉफी लेने जाओ। मैम डू यू हियर मी क्लियरली? आपको भी चाहिए कॉफी? गो। ओके, मैं जा। दो। स्ट्रॉन्ग? नहीं, स्ट्रांग नहीं। मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग, मेरी वाली। मैं चीनी डाल। एक काम आप बता करते दीजिए। हैं। नहीं, हाँ हाँ, कॉफी पीते रहेंगे। कॉफी क्या, कॉफी चाय होती रहेगी। जिंदा रहेंगे तो कॉफी भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे। जिंदा रहेंगे तो की बात है, राइट? अच्छा। सो आप जानते हैं मैं क्यों आई हूँ। गुप्ता मैम आप थैंक यू। स्ट्रॉन्ग लेंगी कि मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा मेरी वाली। आपके आप थैंक यू फॉर नहीं, गोइंग। आपके पता नहीं थी, मुझे मालूम। थैंक यू फॉर गोइंग। वो मैं जाता हूँ फाइल सर। नहीं नहीं मैं नहीं, लेके आप कहाँ जा रहे हो? आप रुकिए रुकिए, नहीं सर, कॉफी मुझे लाने आपसे से- बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे भी बात तो कर ही करनी नहीं रहे ना सर, आप तो है। कह रहे बार-बार जाओ जाओ जाओ। कॉफी ला रहा आप ही बीच में आ गए यार। समय हो यार।
ये हुआ ऐसे कि सब लोग भूल गए अपना नंबर ही भूल गए. I was like, I am on the sets of CID and criminal It just became a random scene. one line छोड़ दिया तुमने. This is a cute boy. Superb. मजेदार. I loved it. अरे मस्त था. So seriously यार, you guys एक तो पहले clap for yourself. Thank you. For all of us. Thank you all of us. जी. So यार, this shows that आप लोग कितने सही कमाल के एक्टर्स हो, कलाकार हो. Thank you. This shows थैंक यू, आप लोगों ने इतना Thank you so much. Thank अच्छे you. से आई थिंक हमारे ऑडियंस को Thank you. गाइड किया है. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट द टाइम. Thank you for having us. हाँ, और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. Same. स्पेशली दैट गेम वाज अमेजिंग. ये क्राइम पेट्रोल वाले देखेंगे ये पार्ट. क्या पता? मुझे कास्ट कर ही लिए. आप भेजिएगा, आप भेजिएगा उनको, Sure. है ना. तो थैंक यू सो मच गाइस, Thank you. एंड होपिंग कि आप बहुत और अच्छे कैरेक्टर्स Yes. करें ताकि हम फिर आपको बुलाएं और फिर आपसे और Very बहुत much. सारी बातें Very करें. much. थैंक यू Thank फॉर you. Thank you. Thank you.